नमस्कार। आज हम जर्नल की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल में भाग 2 को समझने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने प्रिपरेशन ऑफ जर्नल में भाग 1 समझा था। भाग 1 का मतलब था कि जर्नल के काम को छोटे बिजनेस, छोटे व्यवसाय केवल एक ही पुस्तक में रिकॉर्ड करते हैं, केवल एक पुस्तक में। आज हम ये समझने जा रहे हैं कि जब व्यवसाय बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा व्यवहार होने लगते हैं, तो जर्नल का भाग 2 का मतलब कि हम वो जर्नल का उप विभाजन कर देते हैं। अलग अलग प्रकार के विशेष व्यवहारों के लिए अलग अलग पुस्तकें रख दी जाती है। तो इसे हम स्पेशल जर्नल का नाम भी दे सकते हैं, इसे हम सब्सिडियरी बुक्स भी कह सकते हैं, इसे हम सब डिवीज़न ऑफ जर्नल भी कह सकते हैं। तो अब हम इन्हें समझने जा रहे हैं कि जो बिजनेस बड़ा है उसमें कौन कौन सी पुस्तकों से जर्नल का काम किया जाता है। तो ये आपके सामने विभिन्न पुस्तकों के नाम हैं, टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। तो एक बड़े व्यवसाय में हम ये 8 प्रकार की पुस्तकें रखते हैं। ये जो 8 प्रकार की पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली पुस्तक, जैसे हमने कल जो समझा था कि जर्नल का जब हम भाग 1 समझा हमने, जहाँ पे जर्नल की केवल एक पुस्तक है, वहाँ एक के बजाय यहाँ पे 8 पुस्तकें रखी जा रही है। जब हम वो एक ही पुस्तक रखते थे तो उसमें हर वित्तीय व्यवहार की हमें जर्नल प्रविष्टि बनानी पड़ती थी। मतलब जर्नल प्रविष्टि बनाए बिना प्रारंभिक रिकॉर्ड संपन्न नहीं होता था। परंतु यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि पहली पुस्तक से लेकर 7वीं पुस्तक तक, ये 7 पुस्तकें ऐसी है कि इसमें आप रिकॉर्ड करते से ही आपका जर्नल का काम पूरा हो जाता है। यहाँ पर जर्नल की प्रविष्टि बनाने की आवश्यकता नहीं होती। पहले से लेकर 7वीं पुस्तक तक, बिल से पेएबल की बुक तक, हमें जर्नल एंट्री करने का काम नहीं पड़ता। इन पुस्तकों में लिख देने से ही जर्नल का काम हमारा संपन्न हो जाता है। परंतु जो पार्ट 1 में हम समझ रहे थे, एक ही जब पुस्तक रखी जाती है तो जर्नल का काम तभी होता है जब तक जर्नल प्रविष्टि न बनाई जाए। जर्नल प्रविष्टि बनाना वहाँ आवश्यक है। यहाँ पे जर्नल प्रविष्टि बनाना आवश्यक नहीं होता, इसमें बस लिख देना ही पर्याप्त होता है, पहली से 7वीं पुस्तक तक। और 8वीं पुस्तक जो जर्नल प्रॉपर है, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया पेपर, जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में हमें एंट्री बनानी पड़ेगी। तो हमें सब्सिडियरी बुक्स में पहली से लेकर 7वीं पुस्तक तक जर्नल प्रविष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है, इनमें लिख देना पर्याप्त है। प्रारंभिक लेखा संपन्न हो गया, जर्नल का काम पूरा हो गया, ऐसा माना जाता है। परंतु 8वां जो जर्नल प्रॉपर, जिसको बोलते हैं मुख्य जर्नल, इसमें आपको जर्नल एंट्री करना पड़ेगी। जो 7 पुस्तकों में व्यवहार संबंध नहीं रखते, उन व्यवहारों को 8वीं पुस्तक में हमें रिकॉर्ड जर्नल प्रविष्टि के माध्यम से करना पड़ता है। हाँ, अब ये पुस्तकों के बारे में थोड़ी जानकारी और फिर इनके हम फॉर्मेट देखेंगे, प्रारूप, कि उस फॉर्मेट में कैसे लेखा किया जाता है, कौन कौन से कॉलम होते हैं। हाँ, सबसे पहले जो पहली पुस्तक है कैश बुक, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है आपको कि यह है रोकड़ पुस्तक, है ना, यह है रोकड़ बही। तो व्यवसाय में ऐसे समस्त लेन देन जिसमें नगद व्यवसाय में आता है, पैसा आता है या नगद व्यवसाय से जाता है ना, तो कैश ट्रांजैक्शन है, नगद व्यवहार। तो कैश बुक में सभी प्रकार के नगद व्यवहार लिखे जाते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये पहली पुस्तक ऐसी है जिसमें नगद व्यवहार लिखे जाते हैं। और पहली के बाद की दूसरे नंबर से लेकर 8वें नंबर तक जितनी भी पुस्तकें हैं, इसमें आप उधार व्यवहार लिखेंगे। अब उधार व्यवहार के भी कुछ भाग बनाए गए हैं। जैसे अब थोड़ा समझने जाएं आगे, परचेस बुक, है ना, जिसको बोलते हैं क्रय पुस्तक।
इससे नाम से हमें पता चलता है कि इसमें क्रय लिखना होंगे, परंतु क्रय तो बहुत सारे होते हैं, तो क्या सभी क्रय लिख लें? हम माल का क्रय करते हैं, वो भी नगद करते हैं या उधार करते हैं। हम संपत्ति का क्रय करते हैं, वो भी नगद या उधार किया जाता है। तो क्या सभी क्रय लिख लें? तो बोले सभी क्रय नहीं लिखे जाते हैं। ये परचेज बुक में केवल माल का उधार क्रय लिखा जाता है, माल का उधार क्रय। हाँ, अगर माल हम नगद खरीदें तो फिर कैश बुक में ही लिखा जाएगा। अगर हम संपत्ति खरीदते हैं नगद, तो नगद है तो फिर वो कैश बुक में ही आएगा। और संपत्तियां यदि हम उधार खरीदते हैं तो वो सबसे 8वीं पुस्तक में आएगा, जनरल प्रॉपर में। तो इस तरह से पता चलता है कि परचेज बुक में केवल एक ही परचेज लिखा जाएगा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, माल का उधार क्रय। इसके अलावा कोई भी क्रय नहीं आएगा। हाँ, अगली पुस्तक है आपकी सेल्स बुक, है ना, विक्रय पुस्तक, बिक्री बही। जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें बिक्रियां लिखना है, तो बिक्रियां माल की भी हो सकती है, बिक्रियां विनियोग या इन्वेस्टमेंट की हो सकती है, बिक्रियां संपत्तियों की हो सकती है। तो बोले इसमें बिक्रियां बहुत सारी होती है, इसमें केवल बिक्री आएगी माल संबंधी, वो भी उधार। तो सेल्स बुक में हम केवल एक ही बिक्री लिखते हैं, माल की उधार बिक्री, है ना, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। और माल यदि नगद बेचा जाए तो वो कैश बुक में आएगा। संपत्ति यदि बेची जाती है नगद, वो भी कैश बुक में आएगा। संपत्ति यदि बेची जाती है उधार, तो वो जर्नल प्रॉपर में आएगा। हाँ, इसके बाद अगला है आपका पुस्तक परचेस रिटर्न बुक, क्रय वापसी पुस्तक। तो क्रय वापसी पुस्तक का संबंध रहेगा ये अपनी दूसरी पुस्तक से कि परचेस बुक में हम माल का उधार क्रय लिख रहे थे। अगर हम उधार माल क्रय करते हैं और वो हमारे ऑर्डर के अनुसार नहीं होता या कुछ डैमेज माल हमको उधार खरीदने में आता है तो हम उसे वापस कर देते हैं। तो परचेस रिटर्न बुक में खरीदा गया माल जब हम वापस करते हैं, परंतु होना कौन सा चाहिए, वो उधार ही होना चाहिए, उधार खरीदा गया, तो उसे हम परचेस रिटर्न बुक में लिखेंगे। इसी तरीके से अगली पुस्तक है सेल्स रिटर्न बुक, बिक्री वापसी पुस्तक। जो माल हमने बेचा है और उधार बेचा था, वही माल यदि हमारे पास वापस आता है तो उसे इस पुस्तक में लिखा जाएगा। बिल्स रिसीवेबल बुक, ये बिल्स रिसीवेबल बुक होती है जब हम माल उधार बेचते हैं किसे, तो उस उधार का पैसा हमें अगर किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से मिलता है, नगद हमें पेमेंट नहीं होता, और हमारे जो देनदार है जिन्हें हम माल उधार बेच रहे हैं वे हमें कोई डॉक्यूमेंट देते हैं और डॉक्यूमेंट का फिर ड्यू डेट पे हमें भुगतान प्राप्त होगा, तो वो डॉक्यूमेंट जो मिलते हैं वो विलेख हमें बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखना है। ये विलेख 2-3 हो सकते हैं। एक हो सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल हो सकता है। एक हो सकता है हुंडी हो सकती है, जब भारतीय भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में बिल लिखा जाता है वो हुंडी कहलाता है। इसी तरीके से आप प्रतिज्ञा पत्र, प्रॉमिसरी नोट यदि आपको प्राप्त होता है वो भी बिल्स रिसीवेबल बुक में आएगा। तो हमें पता चलता है कि बिल्स रिसीवेबल बुक में 2-3 डॉक्यूमेंट आते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र, हुंडी आएगी, और प्रतिज्ञा पत्र या प्रॉमिसरी नोट आएगा। इसी तरीके से बिल्स पेएबल बुक, जब हम किसी से माल उधार खरीदते हैं तो उन्हें हम पेमेंट अगर नगद नहीं करते हैं और उन्हें पेमेंट में कोई डॉक्यूमेंट हम दे देते हैं, तो इसमें वो आएगा जिसे हमको स्वीकार करना पड़ता है। तो जिसमें हम स्वीकृति देते हैं डॉक्यूमेंट पर, तो वो बिल्स पेएबल हमारे लिए होता है, या प्रॉमिसरी नोट भी दिया जा सकता है। तो इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी या प्रॉमिसरी नोट भी आएंगे जिसमें हमें ड्यू डेट पे उन डॉक्यूमेंट का पेमेंट करना पड़ेगा। पेएबल है मतलब पेमेंट करना है, रिसीवेबल में अपने को पेमेंट रिसीव होता है ड्यू डेट पर। इसके बाद 8वीं पुस्तक हमारी है जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर को कहा जाता है मुख्य जर्नल। जो 7 पुस्तकों में जो लेन देन नहीं आते वे सब लेन देन 8वीं पुस्तक में आते हैं। जैसे हमने समझा कि संपत्ति यदि उधार खरीदी जाती है तो इसमें लिखा जाएगा, संपत्ति यदि उधार बेची जाती है तो इसमें लिखा जाएगा, संपत्ति यदि उधार खरीदी गई है या बेची गई है तो उसकी वापसी जो होगी वो भी जनरल प्रॉपर में लिखी जाएगी। हाँ, इसके अलावा इसमें ओपनिंग एंट्रीज लिखी जाती है ना, जो 1 तारीख को प्रविष्टि की जाती है, प्रारंभिक प्रविष्टियां। जनरल प्रॉपर में हम क्लोजिंग एंट्रीज भी लिखते हैं, अंतिम प्रविष्टियां।
जनरल प्रॉपर में हम समायोजन प्रविष्टियां लिखते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज। जनरल प्रॉपर में हम रिवर्स एंट्री, विपरीत प्रविष्टियां लिखते हैं। जनरल प्रॉपर में हम ट्रांसफर एंट्रियां लिखते हैं, हस्तांतरण प्रविष्टियां। हाँ, कभी कभी हमारी प्रविष्टियां गलत हो जाती है तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, है ना, सुधार की प्रविष्टि, रेक्टिफाइंग एंट्री भी हम इसमें लिखते हैं। इसके अलावा जनरल प्रॉपर में बाकी सभी लेन देन आएंगे जो उसमें नहीं आ पाए, जैसे डेटर्स पर अगर पैसा डूब जाता है तो बेड डेट्स इसमें लिखते हैं, बेड डेट्स का रिजर्व इसमें लिखते हैं, माल दान में दिया, माल चोरी में चला गया, माल फ्री सैंपल में मिला, बांटा गया या मिला, ये सब के सब लेन देन जो भी बच गए हैं पहले से 7वीं पुस्तक में जो नहीं आते हैं, उन सभी लेन देन को हमें 8वीं पुस्तक में लिखना है। तो ये सब्सिडियरी बुक्स की मैंने आपको एक जानकारी दी। अब मैं इनके फॉर्मेट आपको बताऊंगा और उसमें ये भी बताऊंगा कि जर्नल का काम कैसे हो रहा है, और साथ में लेजर पे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि पोस्टिंग कैसे होती है लेजर में, है ना। तो ये फॉर्मेट हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले केस बुक को समझने हम जा रहे हैं। केस बुक के फॉर्मेट जो रहेंगे वे 4 प्रकार की केस बुक सामान्यतः प्रचलन में रहती है। एक बिजनेस हाउस में, एक मतलब व्यापार में 4 प्रकार की पुस्तकें रहती है। तो पहले सबसे पहली है सिंपल केस बुक, इसको सिंगल कॉलम केस बुक भी कहते हैं, है ना, एक स्तंभ वाली रोकड़ पुस्तक। दूसरी है डबल कॉलम केस बुक, जिसमें 2 कॉलम वाली रोकड़ पुस्तक है ये। 3 कॉलम केस बुक 3 कॉलमों वाली रोकड़ पुस्तक है, और एक पेटी केस बुक, है ना। इनको चारों के प्रोफार्म में और इसमें कैसे लेखा करते हैं उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल, अच्छा, ये केस बुक के जो नाम हैं वो नाम इनके अमाउंट के कॉलम के हिसाब से होते हैं। जिस केस बुक में अमाउंट का 1 कॉलम होता है वो सिंगल कॉलम केस बुक, जिस केस बुक में अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं वो डबल कॉलम केस बुक, जिस केस बुक में अमाउंट के 3 कॉलम होते हैं वो 3 कॉलम केस बुक। अभी आपको प्रोफार्म से पता चलेगा। ये आपके सामने सिंपल केस बुक का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है आपको, है ना। ये सिंपल केस बुक के फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, तो आप इधर फॉर्मेट को थोड़ा सा देखिए, और मैं इसमें थोड़ा सा आपको इशारा करके बताऊंगा पेन से कि कहां पे क्या लिखा जाता है। हाँ, इसमें सिंपल केस बुक जो है, इस सिंपल केस बुक, इसको सिंगुलर कॉलम केस बुक भी कहते हैं। इसमें आपकी 2 साइड होती है। ये डेबिट साइड में 5 कॉलम है और क्रेडिट साइड में भी 5 कॉलम है। तो थोड़ा सा कॉलम को समझ लें, फिर मैं बताता हूँ इसमें लेखा कैसे होता है। जो डेबिट साइड है उसमें सबसे पहला डेट का कॉलम है ना। इस डेट के कॉलम में हमें तारीख लिखना है। हाँ, ये डेबिट साइड में हमें रिसिप्ट का लेखा करना पड़ता है, जो राशि हमें प्राप्त होती है। पर्टिकुलर्स में जिस कारण से प्राप्त होती है वो बताना पड़ता है। वाउ, है ना, प्रमाणक का क्रमांक। तो जो भी बिल वगैरह जिस माध्यम से आपको पैसा मिला उसके अगर बिल हो तो वो बिल यहाँ बताए जाएंगे। LF, जैसे कि आप जानते हैं कि ये केस बुक भी काम किसका कहलाता है, जर्नल का ही कहलाता है। तो जर्नल का जहाँ काम होता है वहाँ LF नंबर यूज होता है, लेजर फोलियो, और जहाँ लेजर का काम होता है वहाँ जनरल JF यूज होता है। और ये अमाउंट है, अमाउंट यहाँ पे मतलब केस लिखा जाएगा। तो ये 5 कॉलम जो हैं यही के ये 5 कॉलम क्रेडिट में है। अब हम थोड़ा सोचते हैं कि केस बुक में क्या क्या आएगा। डेट में जैसे कि मैंने आपसे कल भी कहा था, सबसे पहले हम लिखेंगे कि 2014। फिर जैसे कि जून महीना है तो जून, और जून महीने का जैसे पहला दिन है। अच्छा, ये जो केस बुक होती है सामान्यतया 1-1 महीने के लिए बनती है। 1 महीने में इसका बैलेंस निकाल के फिर अगले महीने में इसको ट्रांसफर करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पर्टिकुलर में हमको कारण लिखना है कि पैसे कैसे, जैसे मान लो कि बिजनेस का मालिक है ना, बिजनेस में कुछ केस लगाता है तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो मालिक के लिए खाता हम कैपिटल यूज करते हैं, तो जैसे ही बिजनेस का मालिक पैसा देगा हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और टू कैपिटल अकाउंट लिखकर उसकी राशि यहाँ पे लिख दी। जैसे 50,000 दिया तो 50,000 की राशि यहाँ लिख दी जाएगी। तो एक तो हो गया पैसा आया। हाँ, फिर पैसा आने के अपने और कारण होते हैं कि हम माल को बेचते हैं नगद। जब नगद बेचेंगे तो फिर यहाँ पे पर्टिकुलर में लिख दिया जाएगा टू सेल्स,
टू सेल्स बता दिया जाएगा, राशि इधर लिख दी जाएगी। अगर माल हम नगद खरीदते हैं तो खरीदने में पैसा जाएगा, इसको हम इधर डेट के कॉलम में उस खरीदने की डेट लिख देंगे और पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिख देंगे बाय परचेजेस और अमाउंट लिख दिया जाएगा। हाँ, अगर हम माल उधार खरीदते हैं तो उधार लेन देन का इसमें लेखा नहीं किया जाएगा, क्योंकि कैश बुक में केवल नगद लेन देन का लेखा किया जाता है। हाँ, यदि उधार हमने माल खरीदा है तो कुछ दिनों के बाद हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। जब हम भुगतान करेंगे तो पैसे का जाना होगा, तब हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे जिस व्यक्ति को हम पेमेंट कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम। जैसे हमने राम से माल खरीदा है तो राम को पेमेंट करेंगे, तब हम यहाँ पर्टिकुलर में लिख देंगे बाय राम और राशि लिख देंगे। हाँ, तो इस तरीके से। अच्छा, फिर कोई संपत्तियां भी हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो जब संपत्ति हम नगद खरीदेंगे तो संपत्ति का पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे हमने फर्नीचर नगद खरीदा तो हम क्रेडिट साइड में यहाँ लिख देंगे बाय फर्नीचर और अमाउंट इधर लिख देंगे। कभी हमने कोई संपत्ति बेची, फर्नीचर बेचा, तो बेचने से पैसा मिलेगा तो उसको डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू फर्नीचर और अमाउंट कॉलम में पैसा लिख देंगे। हाँ, इस तरीके से व्यवसाय में बहुत सारे खर्चे होते हैं और बहुत सारी इनकम भी होती है। तो जब जब भी हम किसी खर्चे का भुगतान करेंगे तो भुगतान, जैसे हमने खर्चा पेमेंट किया तो उस खर्चे का नाम, खर्चे का पेमेंट करने से पैसा जाएगा तो उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। जैसे हमने सैलरी चुकाई तो यहाँ लिख देंगे बाय सैलरी और राशि इधर लिख देंगे। हाँ, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे यदि अपने को कहा जाता है कि हमने राम को वेतन चुकाया, तो यहाँ ध्यान रखना है कि खर्चे जब पेमेंट किए जाते हैं तो व्यक्तिगत खाते का प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ लोग इसको गलत कर सकते हैं एंट्री कि राम को वेतन चुकाया तो बोले राम को पेमेंट मिला तो बाय राम लिख दिया जाए, वो गलत होगा। जब भी खर्चों का भुगतान किया जाता है तो हमें नॉमिनल अकाउंट यूज करना है, उस पर्सन का नाम नहीं। जब भी इनकम प्राप्त होती है तो हमें इनकम का खाता यूज करना है, उस पर्सन का नाम नहीं। तो जैसे हमारा किराएदार है मोहन से किराया प्राप्त हुआ, तो आपको ऐसा नहीं कि मोहन से पैसा मिला, किराया एक आमदनी है, तो आपको डेबिट में यहाँ पे लिखना है टू रेंट से पैसा मिला, तो टू रेंट करके राशि बताई जाएगी। हाँ, इसी हिसाब से बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस में से पैसे निकालता है तो उसने पैसा हमारा गया है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, पैसा जा रहा है बाय ड्राइंग्स और कैश लिख देंगे ना। इस हिसाब से अमाउंट कॉलम में पैसा आ जाएगा। इस हिसाब से पैसे का आना नगद यहाँ पे डेबिट में लिखा जाएगा, पैसे का जाना क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। और माह के अंत में जब बैलेंस निकालेंगे तो जैसे हमारा अगर जनवरी का व्यवहार हो रहा है तो जनवरी का आखिरी दिन होता है 31 जनवरी, तो आपको इस डेट वाले कॉलम में जनवरी 31 को बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस में हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD, जिसमें डेबिट का जोड़ करके क्रेडिट की जो पेमेंट वाली आइटम घटा के बैलेंस निकाल दिया जाएगा। यही बैलेंस अगले बार के लिए बैलेंस BD कहलाएगा ना। ये सिंपल कैश बुक पे हमने अभी चर्चा की है। हाँ, अब हम अगला फॉर्मेट समझने जा रहे हैं, डबल कॉलम कैश बुक। हाँ, अब ये डबल कॉलम कैश बुक भी बिल्कुल जैसे आपको दिखाई दे रही है भाई। डेबिट साइड में अब जितने पहले कॉलम थे, इसमें ध्यान ये रखना है कि शुरू के जो 4 कॉलम हैं वो सभी कैश बुक में कॉमन होते हैं। डेट वाला कॉलम हर कैश बुक में होगा, पर्टिकुलर वाला कॉलम हर कैश बुक में होगा, वाउचर नंबर वाला कॉलम हर कैश बुक में होगा और LF वाला कॉलम हर कैश बुक में होगा। बस आखिरी के जो कॉलम होते हैं वो अमाउंट के होते हैं। अब इसमें अमाउंट के आपको 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, कैश और बैंक, है ना। डेबिट में भी दिखाई दे रहे हैं और क्रेडिट में भी अमाउंट के 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, कैश और बैंक। तो इसीलिए मैंने कहा था आपको कि अमाउंट के जितने कॉलम हो उतने कॉलम वाली कैश बुक कहलाती है। अब ये 2 कॉलम अमाउंट के हैं तो इसलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं, 2 स्तंभों वाली रोकड़ पुस्तक। हाँ, इसमें एक खास बात समझने की ये है कि जैसे हमने अभी सीखा था कि जब भी हम डेबिट साइड में रिसिप्ट को दिखा रहे हैं और क्रेडिट साइड में हम पेमेंट को दिखा रहे हैं। हाँ, अब इसमें कैश और बैंक कॉलम डेबिट में भी है और क्रेडिट में। तो डेबिट में जो कैश और बैंक कॉलम है वो बढ़ना दिखाते हैं। जब भी व्यापार में कैश में वृद्धि होती है तो हम डेबिट के कैश में लिखेंगे, जब भी व्यापार में कैश में कमी होती है तो हम क्रेडिट के कैश में लिखेंगे, जब भी व्यापार के बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ जाता है तो हम डेबिट में लिखेंगे और व्यापार के बैंक अकाउंट में पैसा अगर कम हो जाता है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। हाँ, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य है
एक थोड़ा सा मैं वो बताना चाहूंगा एक लेजर के बारे में। जैसे हमने पीछे सिंगल कॉलम कैश बुक में समझा कि अगर व्यापार का मालिक व्यापार में अगर पैसे नगद लाता है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल, और अगर वो नगद लाता है तो हम कौन से कॉलम में लिखेंगे, कैश। और अगर उसने सीधे व्यापार के बैंक अकाउंट में ही घर से लाके पैसे जमा कर दिए तो हम बैंक कॉलम में लिखेंगे। पर्टिकुलर में तो हम लिखेंगे टू कैपिटल, और कैश नगद लाता है तो कैश में लिखेंगे, और बैंक में लिखेंगे तब जब वो डायरेक्ट बैंक में जमा करता है। हाँ, अब थोड़ा सा पोस्टिंग पे बात करता हूं मैं। पोस्टिंग की बात यह है कि जैसे हम इस कैश बुक में डेबिट में टू कैपिटल लिख रहे हैं, है ना। अब टू कैपिटल लिख रहे हैं तो अब एक कैपिटल का खाता बनेगा लेजर में। तो लेजर में जब कैपिटल अकाउंट बनेगा तो यहां हमने उसको डेबिट में टू कैपिटल लिखा है तो कैपिटल में क्रेडिट साइड में इसकी पोस्टिंग होगी। अगर कैश कॉलम में पैसा है तो वहां बाय कैश आ जाएगा, और बैंक कॉलम में पैसा है तो वहां बाय बैंक आ जाएगा। इससे ये पता चलता है कि जो आइटम यहां डेबिट में लिखी गई है वो किसी और खाते में जाकर क्रेडिट में उसकी पोस्टिंग होती है। परंतु कभी कभी एक चीज होती है जिसे समझने जाएंगे हम, कॉन्ट्रा एंट्री। आपने नाम सुना होगा। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब रहता है उभय प्रविष्टि। उभय प्रविष्टि का मतलब होता है जब एक ही पुस्तक में या एक ही खाते में डेबिट में भी अमाउंट लिखा जाए और उसकी जो पोस्टिंग है वो और कहीं दूसरे खाते में न करके क्रेडिट साइड में कर दी जाए, तो फिर ये उभय प्रविष्टि कहलाती है, कॉन्ट्रा एंट्री। इसको अपन थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जब हम व्यापार की तिजोरी में से पैसा लेकर बैंक में जमा करते हैं तो इसमें हमारे है ना कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों ही प्रभावित होते हैं। हम जब व्यापार की तिजोरी से पैसा बैंक में जमा करते हैं तो कैश हमारा कम हो जाता है, तो कम होने वाली आइटम हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में हमें कैश कॉलम में पैसा लिखना पड़ेगा, परंतु हमारा बैंक में पैसा बढ़ जाता है, और बैंक में बढ़ जाता है तो जो वृद्धि है वो हमें डेबिट में लिखना पड़ेगी। तो डेबिट साइड में हम बैंक कॉलम में लिखेंगे। यानी यहाँ पे अमाउंट क्या हो रहा है, डेबिट साइड में भी आ रहा है और क्रेडिट साइड में भी आ रहा है। इसी को कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रा हो रहा है। ये उभय प्रविष्टि मतलब दोनों पक्षों को प्रभावित कर रही है ये प्रविष्टि। तो इसको कैसे करते हैं वो देख लीजिए, मैं बताता हूं। जैसे कि हमने अगर 50,000 रुपया बैंक में जमा किया तो हमें बैंक में हमारा पैसा बढ़ जाएगा, तो हमें डेबिट साइड में बैंक कॉलम में 50,000 रुपए लिखना पड़ेंगे, परंतु नाम रहेगा टू कैश। हम पर्टिकुलर में लिखेंगे टू कैश, और बैंक में वृद्धि हो रही है तो बैंक वाले कॉलम में 50,000 रुपए लिखेंगे। ये काम हुआ हमारा एक। हाँ, परंतु हम बोलेंगे हमारा कैश भी तो कम हुआ, तो हमें इसे क्रेडिट साइड में भी इसको कॉन्ट्रा करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रा के लिए क्या करते हैं, जो आपका एलएफ वाला कॉलम है, एलएफ वाले कॉलम में सी शब्द बना देते हैं। एलएफ वाले कॉलम में सी। तो आप 50,000 रुपए जो जमा करेंगे बैंक में, तो आपको डेबिट में पर्टिकुलर में लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट। एलएफ वाले कॉलम में सी शब्द बना दिया जाएगा, सी फॉर कॉन्ट्रा, और अमाउंट आ जाएगा बैंक कॉलम में 50,000। हाँ, अब ये 50,000 का लेखा आपको क्रेडिट साइड में भी करना है। हाँ, क्रेडिट साइड में क्यों करना है, क्योंकि हमारा कैश कम हो गया, बैंक में जमा करने से कैश कम हो गया, तो जो कमी होती है वो क्रेडिट साइड में बताई जाती है और वृद्धि को हम डेबिट साइड में बताते हैं। तो क्रेडिट साइड में हमें कैश वाले कॉलम में 50,000 रुपए लिखना है, परंतु नाम रहेगा पर्टिकुलर में बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। और एलएफ वाले कॉलम में आपको सी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉन्ट्रा। तो इसमें आपको एक चीज सीखने को मिलती है कि जब हमारा डेबिट में भी अमाउंट लिखना पड़े और क्रेडिट साइड में भी अमाउंट लिखना पड़े तो हम अमाउंट को दोनों ही पक्षों में लिख रहे हैं। तो दोनों पक्षों को प्रभावित करने वाली प्रविष्टि को ही कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है, उभय प्रविष्टि या दोनों पक्षों को प्रभावित करने वाली प्रविष्टि कहा जाता है। हाँ, अब थोड़ा सा एक चीज और मैं बताऊं कि जैसे अगर हमारा ये कैश बुक का पिछले महीने भी कैश बुक बनी थी और इस महीने भी हम कैश बुक बना रहे हैं, तो इस कैश बुक का जो प्रारंभ होगा वो बैलेंस से होगा। तो जैसे मान लो कि पिछले बैलेंस लाएंगे तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, है ना। पिछले साल पिछले महीने का जो कैश का बैलेंस था वो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। तो कैश का बैलेंस हमेशा ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट में। हाँ, परंतु बैंक का बैलेंस दोनों ही तरफ आ सकता है। अगर जमा है तो टू बैलेंस बीडी करके बैंक कॉलम में पैसा आएगा डेबिट में,
और बैंक में जितना पैसा जमा था उसमें से अगर हमने 10,000 जमा था और हमने 12,000 निकाल लिया था पिछले महीने, तो बैंक में हमारी पोजीशन काय की हो गई, ओडी की हो गई। तो 2,000 हमने बैंक से ज्यादा निकाल लिया। तो अब आपको ओपनिंग बैलेंस ये पिछले महीने का अगले महीने लाएंगे तो आप इसको है ना डेबिट में नहीं बता सकते, आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस बीडी, और आपको वो पैसा लिखना पड़ेगा 2,000 बैंक कॉलम में। तो बैंक कॉलम में आप 2,000 जो लिखेंगे वो ओडी को बताता है। इससे ये पता चलता है कि ओपनिंग बैलेंस कैश का हमेशा डेबिट में आएगा, परंतु बैंक का डेबिट में तब आएगा जब हमारे पैसे बैंक में जमा है, और क्रेडिट में तब आएगा जब हमने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल रखा है। और बाकी सब बात वह सिंगल कॉलम कैश बुक जैसी है, जब जब भी पैसा रिसिप्ट होगा तो हमें डेबिट में दिखाना है। 2-3 एग्जाम्पल में ले लेता हूं। जब हम माल बेचते हैं तो हमें डेबिट में लिखना है टू सेल्स। हाँ, अब जिससे बेचा गया वो हमें पेमेंट कैसे दे रहा है, अगर वो नगद पैसे दे रहा है तो कैश कॉलम में लिख दीजिए टू सेल्स लिख के, अगर वो पेमेंट में आपको चेक दे रहा है तो बैंक कॉलम में लिख दीजिए। ये ध्यान हमें रखना पड़ता है। हाँ, अब अगर माल हम खरीद रहे हैं तो हम क्रेडिट साइड में बताएंगे बाय परचेजेस, पर्टिकुलर में बाय परचेजेस बताएंगे, और अगर पेमेंट हम नगद कर रहे हैं तो कैश कॉलम में बता दें, और यदि पेमेंट हम चेक के माध्यम से कर रहे हैं तो बैंक कॉलम में बता दें, है ना। ये ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि कैश और बैंक कॉलम यूज होंगे। इसी तरीके से आपको कोई इनकम प्राप्त हो रही है तो डेबिट में आप इनकम का नाम लिखे, आपको कमीशन मिला तो डेबिट में आप लिखेंगे टू कमीशन। अब वो कमीशन अगर नगद मिलता है तो आप कैश कॉलम में बताइए, और कमीशन यदि चेक के माध्यम से मिल रहा है तो आप बैंक कॉलम में बताइए। हाँ, अब इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जब किसी व्यक्ति से आपको चेक प्राप्त होता है और उस चेक को आप या तो उसी दिन बैंक भेज सकते हैं या अगले दिन या आगे के दिनों में बैंक भेज सकते हैं। तो इसकी प्रविष्टि इसमें कैसे करेंगे वो सीख लीजिए। जैसे हमने राम को माल बेचा था और राम से हमें चेक प्राप्त हुआ 5,000 रुपए का। अब चेक प्राप्त हुआ तो हमें डेबिट साइड में लिखना है टू राम। हाँ, अब हमें या तो कैश कॉलम को उपयोग में लेना है या बैंक। अगर हम उस चेक को उसी दिन बैंक में पहुंचा देते हैं तो फिर बैंक में हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा, तो हमें बैंक कॉलम में पैसे लिखना पड़ेंगे टू राम करके, राम से जो चेक मिला तो बैंक कॉलम में 5,000 रुपए लिख दिए जाएंगे। परंतु यदि हम वह चेक उस दिन नहीं पहुंचाते तो हमें कैश को बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें डेबिट में टू राम लिख के कैश कॉलम में पैसे लिखना पड़ेंगे, बैंक कॉलम में नहीं। हाँ, परंतु साथ में अब ध्यान रखना है कि जब आप ये चेक जब मिला आपने उसी दिन नहीं पहुंचाया बैंक, तो कैश कॉलम को बढ़ा दिया आपने, डेबिट में कैश में पैसे 5,000 लिख दिए, मगर आपने 2 दिन बाद यही चेक जब बैंक में जमा होने भेजा, अभी आपने जो कैश बढ़ाया था ना वो वास्तव में टेम्परेरी कैश था, मतलब वास्तव में कैश बढ़ा नहीं, वो तो चेक चूंकि बैंक में नहीं पहुंचाया गया इसके लिए हम टेम्परेरी रूप से कैश को बढ़ाते हैं। तो जब वास्तव में आप उस चेक को बैंक में पहुंचाएंगे 2 दिन बाद, तो ये जो टेम्परेरी कैश बढ़ा दिया था उसको घटाना भी पड़ेगा, तो काउंटर एंट्री बन जाएगी, काउंटर एंट्री बन जाएगी। वो कैश को घटाएंगे और वास्तव में बैंक में पैसा बढ़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, कैश को घटाना है। 2 दिन बाद जब आप बैंक में वो चेक जमा कर देते हैं, जब प्राप्त होता तब आपने जमा नहीं किया था, तो आपको अब कैश को घटाना पड़ेगा। तो आपको क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिखना पड़ेगा और कॉलम रहेगा कैश कॉलम। जो आपने फालतू बढ़ा दिया था कैश, अब उसको घटा दिया, वो कैंसिल हो गया और वास्तव में अब आपका बैंक में पैसा बढ़ चुका है। तो अब आप बैंक कॉलम डेबिट साइड में बैंक में बढ़ाएंगे तो वहां लिखेंगे आप टू कैश अकाउंट और बैंक कॉलम में पैसा लिख दिया जाएगा। हाँ, फिर इसके बाद जब आप रिसिप्ट का लेखा डेबिट में करते जाएंगे, पेमेंट का लेखा क्रेडिट में करते जाएंगे, और आखिरी में फिर बैलेंस निकालेंगे महीने के अंत में। फरवरी महीना है तो फरवरी की आखिरी डेट देखेंगे, मार्च महीने की कैश बुक बन रही है तो मार्च का आखिरी दिन देखेंगे 31 मार्च, उसको बैलेंस निकालेंगे। हाँ, बैलेंस में बाय बैलेंस सीडी करके बैलेंस किस में आएगा, कैश का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि जितना तिजोरी में पैसा जमा है उससे ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता। एक बार आपको परीक्षा में ये भी आया भी था प्रश्न कि क्या कैश का बैलेंस डेबिट के बजाय क्रेडिट हो सकता है क्या, उसका आंसर है कभी नहीं हो सकता। कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा और क्लोजिंग जब निकालेंगे तो डेबिट साइड ही ज्यादा होगी, तो क्रेडिट में ही बैलेंस निकलेगा। हाँ, फिर बैंक का बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस दोनों तरफ निकल सकता है। यदि बैंक का डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट में निकल सकता है, क्रेडिट साइड अगर का टोटल ज्यादा है तो डेबिट में आएगा टू बैलेंस सीडी, ये ओडी बताएगा। तो इस हिसाब से आपकी ये दूसरी चर्चा हो गई डबल कॉलम कैश बुक।
अब अगला है 3 कॉलम कैश बुक। अब 3 कॉलम कैश बुक, जैसे मैंने कहा था कि हर कॉलम बढ़ने में एक अमाउंट का कॉलम बढ़ जाता है आपका। शुरू के कॉलम देखिए वैसे के वैसे ही रहेंगे 4 कॉलम, परंतु अमाउंट के कॉलम अब आपके 3 हो जाएंगे, डिस्काउंट वाला, कैश वाला और बैंक वाला। और क्रेडिट में भी 3 कॉलम, डिस्काउंट, कैश और बैंक। हाँ, अब थोड़ा इसको समझ ले हम कि ये डिस्काउंट का कॉलम कैसे उपयोग। हाँ, इसके लिए अपन एग्जांपल लेते हैं कि हमने राम को 10,000 का माल उधार बेचा। अब उधार बेचा है तो इसका उधारी का लिखा तो कैश बुक में होगा ही नहीं, तो इसमें लिखा नहीं होगा ना। हाँ, उधार बेचने का लिखा अभी मैंने बताया था थोड़ा सा, कहाँ होता है, उधार जब माल बेचा जाता है तो सेल्स बुक में, है ना। 8 पुस्तकों को मैंने बताया था सेल्स बुक में उसका लिखा हो जाएगा। हाँ, परंतु राम को उधार माल बेचा, अब राम हमें पेमेंट देगा। हमने 10,000 का माल बेचा है और राम हमें पूरा 10,000 नहीं दे रहा, और राम हमें 9,500 रुपए देता है और हम उसका पूर्ण भुगतान मान लेते हैं, फुल सेटलमेंट। तो 500 रुपए कम दे रहा है, ये डिस्काउंट हुआ। तो राम से हमें 9,500 मिलेंगे। हाँ, 9,500 भी वो 2 तरीके से दे सकता है कि या तो कुछ नगद दे सकता है और कुछ के लिए चेक दे सकता है। तो राम से जब हमें 10,000 के हिसाब के बदले में पैसा मिलेगा 9,500, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू राम, टू राम का नाम लिख के। अब हमें डिस्काउंट 500 रुपए लिखना है डिस्काउंट कॉलम में। कैश जितना मिलता है 9,500 में से मान लो कि 2,500 रुपए कैश मिलता है तो 2,500 कैश में लिख दें, बाकी का चेक मिलता है तो बाकी हम बैंक कॉलम में लिख दें ना। इस हिसाब से हमें, अच्छा, ये जो डेबिट का जो डिस्काउंट कॉलम है इसको कहा जाता है, ये डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है ना। ये हमारा हानि वाला कॉलम है, ये हानि हो रही है, डेबिट का कॉलम है डिस्काउंट अलाउड। हाँ, अब क्रेडिट साइड वाली बात समझे। हाँ, क्रेडिट साइड में हमें पेमेंट करना है। अगर हम किसी से माल खरीदते हैं और उसका पेमेंट हम करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है। जैसे मान लो कि हमने मोहन से माल 10,000 का खरीदा और उसका हम पेमेंट करना चाहते हैं, और उसका पेमेंट हम है ना 1,000 रुपया कम कर रहे हैं, तो 1,000 रुपया डिस्काउंट हो गया। तो आप मोहन को जब पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मोहन, डिस्काउंट कॉलम में आप 1,000 रुपया लिख देंगे, और 9,000 का पेमेंट अगर आप उसमें नगद चुकाते हैं कुछ राशि तो कैश कॉलम में लिख दीजिए, अगर आप उसको चेक से पेमेंट करते हैं तो फिर वो राशि बैंक कॉलम में लिख दीजिए, है ना। इस हिसाब से हमें पता चलता है कि डिस्काउंट, कैश और बैंक कॉलम कैसे काम करते हैं। हाँ, इस तरह से हम लेखा करते जाएंगे। डेबिट साइड वही रिसिप्ट वाली साइड है, जो मिले कैश और बैंक में जब भी वृद्धि हो तो डेबिट में लिखा जाएगा, और जहां जहां डिस्काउंट दिया जाएगा वो डेबिट में लिखा जाएगा। क्रेडिट में डिस्काउंट जब प्राप्त होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, और जब जब भी आप भुगतान करेंगे नगद भुगतान तो कैश कॉलम में क्रेडिट में आएगा, और जब जब भी आप चेक से भुगतान करेंगे तो बैंक कॉलम में आएगा। हाँ, अब थोड़ा सा एक बात ये समझना है कि जब ये 3 कॉलम कैश बुक को बंद किया जाता है तो एक सावधानी रखना है कि एक एक कॉलम को हम बंद करेंगे। सबसे पहले जैसे कैश कॉलम को बंद करेंगे तो कैश में मैंने जैसे बताया कि हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा। तो बैलेंस हमें डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,00,000, क्रेडिट का आ रहा है 90,000, तो 10,000 हमारा बैलेंस रहेगा कैश का बाय बैलेंस CD 10,000, और 1,00,000 से केस कॉलम बंद हो गया। हाँ, बैंक कॉलम को जब बंद करेंगे तो दोनों ही साइड में इसका बैलेंस आ सकता है। डेबिट साइड भी बैंक की बड़ी हो सकती है, क्रेडिट भी। डेबिट में 2,00,000 रुपया है और क्रेडिट में 1,50,000 है, तो 50,000 क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा बाय बैलेंस CD। क्रेडिट में 2,00,000 का टोटल हो रहा है, डेबिट में 1,50,000 है, तो डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस CD 50,000। हाँ, अब ध्यान रखना है कि डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस कभी नहीं निकालते। जो डिस्काउंट कॉलम है उसमें बैलेंस कभी नहीं निकालना। डेबिट का जो डिस्काउंट है उसको जोड़ लिया जाता है इकट्ठा, तो वो कुल है ना अलाउड बट्टा है, जो बट्टा चुकाया गया उसको बताता है। डिस्काउंट का क्रेडिट वाला जो क्रेडिट में जो डिस्काउंट कॉलम है उसका भी जोड़ कर लिया जाएगा, वो प्राप्त बट्टा दिखाता है। इसकी क्या होती है, आपके डिस्काउंट अकाउंट में पोस्टिंग कर दी जाती है। अब मैं बताता हूं जैसे कैसे होती है वो पोस्टिंग। डेबिट में डिस्काउंट अकाउंट में आपने जोड़ करा, मान लो जोड़ आ गया 5,000, तो ये 5,000 का बट्टा आपने दिया है। तो ये काम यहाँ पे जो कैश बुक में हो रहा है ये जनरल का हो रहा है। आप जब लेजर में खाते खोलेंगे तो आपको डिस्काउंट के 2 खाते खोलना पड़ेंगे। तो लेजर में आप बनाओगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और ये जो 5 के वो वहां पे आप लिखेंगे डिस्काउंट जो आपने दिया है वो हानि है, तो आपको डेबिट साइड में लिखना है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे 5,000 रुपए,
परंतु ये लाए कहां से, तो लिखना पड़ेगा टू सन्ड्रीज एज पर 3 कॉलम कैश बुक, टू सन्ड्रीज एज पर 3 कॉलम कैश बुक। इस प्रकार से डिस्काउंट अलाउड वाले कॉलम में डेबिट में 5,000 रुपये चला जाएगा, ये लेजर पोस्टिंग। हाँ, डिस्काउंट का जो क्रेडिट वाला कॉलम है ये प्राप्त बट्टा दिखाता है। अगर मान लो इसका 4,000 का जोड़ हो रहा है और इसको अब है ना हमें ये जनरल से लेजर करना है, तो हमें एक खाता खोलना पड़ेगा लेजर में, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट मतलब हमारा क्या है, ये एक प्रकार का लाभ है। तो ये 4,000 रुपये हम लाभ को हम क्रेडिट करेंगे, तो वहां पे आपको डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट साइड में बताना पड़ेगा 4,000 राशि। अब 4,000 में किस किस से डिस्काउंट मिला वो बताने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपको 5 लोगों से नाम मिला है तो 5 लोगों के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल वहां पे बताना है बाय सन्ड्रीज एज पर 3 कॉलम कैश बुक। इस हिसाब से डिस्काउंट के बारे में हमें पता चलता है कि डिस्काउंट का टोटल कभी बैलेंस कभी नहीं निकाला जाता, डेबिट का डिस्काउंट अलग जोड़ लिया जाता है, क्रेडिट का डिस्काउंट अलग जोड़ लिया जाता है। इस हिसाब से आपका ये 3 कॉलम कैश बुक पूरा होता है। अब अगला प्रोफार्मा है आपका पेटी कैश बुक। थोड़ा इसको समझ ले हम। पेटी कैश बुक को हम हिंदी में कहते हैं लघु रोकड़ पुस्तक। बिजनेस में 2 रोकड़िए होते हैं, एक होता है मेन कैशियर। मेन कैशियर यानी जो बड़ा रोकड़िया है वो हमारी सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम कैश बुक को लिखता है। और एक रोकड़िया और होता है, उसको बोलते हैं छोटा रोकड़िया, है ना, उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। तो पेटी कैशियर जो होता है वो ये पेटी कैश बुक लिखता है। पेटी कैश बुक को थोड़ा समझें कि पेटी कैश बुक में हर महीने में होने वाले छोटे छोटे खर्चे लिखे जाए। पेटी का मतलब रहता है लघु। जब खर्चे बहुत छोटे होते हैं, खर्चे बहुत मतलब है ना बड़ी राशि के नहीं होते, और जो हर महीने में कई बार हमें वो खर्चे करने ही पड़ते हैं, स्टेशनरी खरीदनी पड़ती है ना, पोस्टेज टिकट लगाने ही पड़ते हैं, है ना, माल आता जाता है, छोटे नहीं पड़ते हैं। इस हिसाब से जो सामान्य खर्चे होते हैं, चाय पानी का खर्चा हर महीने में कई बार होता है। ऐसे खर्चे जो छोटे छोटे खर्चे महीने में हमें कई बार करना पड़ते हैं, वो खर्चे ये छोटा रोकड़िया रिकॉर्ड करता है। तो थोड़ा सा हमको समझे ये स्टार्ट कैसे होता है। हाँ, अब इसमें आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है, सबसे पहले रिसिप्ट। ये रिसिप्ट कॉलम में केवल 2 ही आइटम आती है। रिसिप्ट कॉलम में 2 आइटम आती है। क्या होता है कि बड़े रोकड़िए के द्वारा छोटे रोकड़िए को महीने में खर्च करने के लिए एक निश्चित राशि दे दी जाती है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यदि अपन एक अनुमान लगाते हैं कि महीने भर में जो छोटे मोटे खर्चे होंगे वो 5,000 रुपए के होंगे, तो ये छोटा रोकड़िया बड़े रोकड़िए से 5,000 रुपए की राशि ले लेता है। और 5,000 रुपए की राशि जब ये ले लेगा तो दोनों को अपने यहाँ पे लेखा करना पड़ेगा। छोटा रोकड़िया ये पेटी कैश बुक में उस 5,000 की राशि को पहले प्राप्त करेगा और महीने भर में उसमें 5,000 रुपए लेके फिर वो महीने भर में खर्च करेगा। तो बड़ा रोकड़िया ने 5,000 की राशि दी है, तो बड़ा रोकड़िया जो आपने समझा ना डबल कॉलम 3 कॉलम कैश बुक, तो वहां पे बड़े रोकड़िए के पास से केस गया, तो केस का जाना हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो बड़ा रोकड़िया जो रहेगा, जो हमने समझ ली डबल कॉलम 3 कॉलम कैश बुक, वहां पे क्रेडिट साइड में क्या लिखेगा, बाय पेटी कैश बुक, पेटी कैश, बाय पेटी कैश के नाम से वहां पे बाय पेटी कैश लिखेगा। और अगर वो 5,000 रुपए दे रहा है तो वो कैश कॉलम में 5,000 रुपए बता देगा। तो बड़े रोकड़े के द्वारा कहाँ, क्रेडिट साइड में लिखा हो जाएगा। अभी छोटा रोकड़िया को 5,000 रुपए की प्राप्ति हुई है, तो ये रिसिप्ट साइड में 5,000 रुपए लिख देगा, है ना। और सबसे सामान्यतः वर्ष के महीने के शुरू दिन ही मिलता है, तो डेट वाले कॉलम में जैसे अगर 1 जनवरी को मिला है तो 1 जनवरी लिख दिया जाएगा। हाँ, इसके बाद पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखा जाता है टू कैश। पर्टिकुलर वाले कॉलम में टू कैश लिख दिया जाएगा। तो इस हिसाब से जो रिसिप्ट वाले कॉलम में केवल 2 राशियां आती है, एक तो ये। हाँ, अब अगर मान लो ये 5,000 रुपया मिला है और इसमें से इन्होंने 4,000 खर्च कर देंगे तो 1,000 बच जाएंगे। ऐसे मान लो कि पिछले महीने भी 5,000 ही मिला था इन्हें और उसमें से 4,000 खर्च कर दिया था इन्होंने, तो बचा कितना होगा पिछले महीने का, 1,000। तो वो जो क्लोजिंग बैलेंस पिछले महीने का होगा वो इस महीने की पेटी कैश बुक में ओपनिंग हो जाएगा। तो हमें पता चलता है कि रिसिप्ट वाले कॉलम में केवल 2 ही आइटम आती है। एक सबसे पहला
आप पिछले महीने का बैलेंस ले आएंगे। जैसे पिछले महीने का अगर 1000 का बैलेंस है तो रिसिप्ट कॉलम में आप 1000 रुपये लिख देंगे और डेट लिख देंगे सबसे शुरू वाली महीने की, और पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। टू शब्द को दो बार ही लिखा जाता है, टू बैलेंस बीडी और टू कैश, बस ये। और रिसिप्ट कॉलम में पैसा आ जाएगा। इस हिसाब से क्या हुआ, रिसिप्ट कॉलम की बात मिल गई। अब देखते हैं कि जो पैसा इसके पास टोटल रिसिप्ट कॉलम में, जो समझ लो अगर 5000 रुपया मौजूद है, उसको ये खर्च करेगा, तो अब बाकी की जो कॉलम है वो यूज होंगे। तो जिसमें आपको दिख रहा है कि एक कॉलम है टोटल पेमेंट वाला। इस टोटल पेमेंट, हाँ अब थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये पेटी कैश बुक दो प्रकार की होती है। जब हम शुरू के ये 5 कॉलम जब हम यूज कर लेते हैं, शुरू के 5 कॉलम का अगर हम उपयोग करते हैं, केवल 5 कॉलम शुरू के, और बाद के खर्चों के विभाजन वाले कॉलम का उपयोग नहीं करते हैं, इसको सिंपल पेटी कैश बुक कहा जाता है। सिंपल पेटी कैश बुक, साधारण लघु रोकड़ पुस्तक। परंतु जब ये पूरा प्रोफार्मा जो खर्चों के अलग अलग कॉलम भी लास्ट में बना देते हैं कि कौन कौन सा विशेष खर्चा है उसके कॉलम अलग बना दिए जाएं, तो ये पेटी कैश बुक का नया नाम हो जाता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक, विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ पुस्तक। तो मैं दोनों को बता देता हूं कि दोनों को बनाने में क्या सावधानी रखना है। तो सबसे पहले साधारण लघु रोकड़ पुस्तक देखें, जो सिंपल होती है, जिसमें शुरू के 5 कॉलम का उपयोग होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, रिसिप्ट में 2 ही आइटम आती है। सबसे पहले पिछले महीने से जो भी बैलेंस आया वो लिख दिया जाएगा, टू बैलेंस बीडी, और रिसिप्ट कॉलम में पैसा। फिर इस महीने खर्चा करने के लिए जो बड़े रोकड़िए से छोटे रोकड़िए को राशि प्राप्त होगी उसको लिख दिया जाएगा टू कैश, पर्टिकुलर वाले कॉलम में टू कैश करके, और पैसा रिसिप्ट में। तो रिसिप्ट में अब जो पैसा आया है, समझ लो दोनों मिला के 5000 हो गया। अब इसमें से खर्च करना है। खर्च करेंगे तो पर्टिकुलर वाले कॉलम में बाय शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जब प्राप्त होता है, जब रिसिप्ट के कॉलम में पैसा लिखते हैं तो टू का इस्तेमाल करते हैं, टू बैलेंस बीडी और टू कैश। परंतु अब पेमेंट के लिए अपने को बाय शब्द, तो जैसा जैसा जो भी खर्चा चुकाओगे तो बाय उस खर्चे का नाम, जैसे स्टेशनरी खरीदी है, बाय स्टेशनरी लिख देंगे पर्टिकुलर वाले कॉलम में, और जो टोटल पेमेंट वाला कॉलम है उसमें राशि लिख देंगे। फिर जैसे भी जैसे खर्चे करते जाते हो, बाय और उस खर्चे का नाम लिखते चले जाते हो आप, और टोटल पेमेंट वाले कॉलम में पैसे लिखते चले जाते हो, और आखिरी में ये टोटल पेमेंट वाले का आप जोड़ करते हो। जैसे आपके पास 5000 रुपया आया था और 3500 खर्च हो गया, तो 1500 बचा, तो 1500 क्लोजिंग बैलेंस जो रहेगा, बाय बैलेंस सीडी 1500 लिख के 5-5000 से ये बंद हो जाएगा। ये साधारण रोकड़ पुस्तक होती है। और फिर 1500 का बैलेंस अगली बार चला जाएगा टू बैलेंस बीडी, अगले महीने के लिए। हाँ, अब ये एनालिटिकल जब बनता है तो हम क्या करते हैं कि जितने भी खर्चे हैं उन खर्चों को 2-4 भागों में हम बांट लेते हैं। कभी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, या पोस्टेज टेलीग्राम है, या ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है। ऐसे आप अपनी सुविधा से 4-5 भागों में उसको बांट सकते हैं। और एक अलग से सन्ड्री एक्सपेंसेस का पैसा है। अब मैं बता रहा हूं, जैसे स्टेशनरी आपने खरीदी तो आप टोटल वाला पेमेंट के कॉलम में तो स्टेशनरी का पैसा लिखेंगे ही, परंतु स्टेशनरी का जो कॉलम है उसमें भी राशि लिख देंगे। जब आप गाड़ी भाड़ा चुकाते हैं और आपने कॉलम कैरेज का भी बना रखा है, तो बाय कैरेज लिखेंगे आप पर्टिकुलर में, और पैसा कैरेज वाले कॉलम में भी लिखेंगे और टोटल में भी लिखेंगे। तो ये क्या हो जाता है, एनालिटिकल हो जाता है कि हर प्रकार के खर्चे में भी पैसा लिखो, टोटल में भी लिखो। तो ये एनालिटिकल कैश बुक कहलाती है। इस प्रकार से ये पेटी कैश बुक अपनी समाप्त होती है। हाँ, अब अगली पुस्तक आ रही है हमारी परचेस बुक। हाँ, परचेस बुक में कुछ कॉलम दिए हैं। अब इसमें फॉर्मेट में मैं फिर अब थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि इसमें हम कैसे लिखेंगे। हाँ, सबसे पहले परचेस बुक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि परचेस बुक में हमें किसका लेखा करना है, केवल एक आइटम का, और वो आइटम है जब भी माल उधार खरीदा जाता है। तो जब वह माल उधार खरीदा जाएगा तो हमें परचेस बुक में लिखना है। अब इसके कॉलम को समझ लीजिए। सबसे पहला कॉलम डेट है, जिस तारीख को माल उधार खरीदा गया। हाँ, पर्टिकुलर वाले कॉलम में हमें लिखना पड़ता है, पर्टिकुलर वाले कॉलम में जिस व्यक्ति से माल खरीद का नाम एक हेडिंग के रूप में देते हैं, और फिर उसका थोड़ा सा विवरण देना पड़ता है कि जो एक तो व्यक्ति का नाम लिखने के बाद हेडिंग हो जाएगा, फिर वस्तु के बारे में 2-3 बातें बतानी पड़ती है कि वस्तु का नाम क्या है, वस्तु की क्वांटिटी कितनी है, और वस्तु किस दर से खरीदी गई। ये सब उसमें पर्टिकुलर में मैं अभी एग्जांपल लेके बताऊंगा।
इनवाइस नंबर, परचेज बुक में लेखा हम तभी करते हैं जब हम किसी को माल खरीदने का ऑर्डर हमने पहले दिया होता है और वो व्यक्ति उस ऑर्डर के हिसाब से आपको माल पहुंचाता है, तो वो माल के साथ में आपके दुकान में खरीदे गए माल के साथ में बिल भी आता है, बीजक। आप उस बीजक को लेके ही इस परचेज बुक में लेखा करते हैं। आप जो माल ऑर्डर देके आए हैं उसका माल भी आ गया और बीजक आ गया, तो वो जो बीजक का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं इनवाइस नंबर। तो उस बिल में से देख देख के आपको इसमें लिखते चले जाना है कि कितनी क्वांटिटी खरीदी, कितने रुपए की है। हाँ, अब जैसे एक LF लेजर फोलियो, लेजर फोलियो का मतलब वही रहता है खाता बही का पृष्ठ क्रमांक। तो जैसे आपने अगर राम से माल खरीदा है उधार, तो आपको राम का खाता खोलना पड़ेगा लेजर में। तो लेजर के जिस पन्ने पर राम का खाता खोलेंगे वहां पे वो पन्ने का नंबर यहाँ पे LF में डालना पड़ेगा। हाँ, अब अमाउंट के दो कॉलम है, एक ग्रॉस अमाउंट है और एक नेट अमाउंट है। ये ग्रॉस अमाउंट का मतलब होता है कि वो राशि वो लिखो जो डिस्काउंट से पहले है। कौन सा डिस्काउंट? व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट से पहले। और नेट अमाउंट का मतलब रहता है कि इसमें राशि कब कौन सी आए? ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली। और कभी कभी डिस्काउंट अगर नहीं है तो राशि सीधी नेट में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए राम से हमने माल खरीदा है तो हम पर्टिकुलर वाले कॉलम में सबसे पहले लिखेंगे राम। ये हो गया मेन हेडिंग। हाँ, अब राम से हम दो वस्तुएं खरीदते हैं, एक वस्तु A और एक वस्तु B। अब A वस्तु की अगर हम 200 यूनिट खरीदते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा 200 यूनिट्स ऑफ A, और साथ में रेट एट द रेट ऑफ, अगर 10 रुपए से खरीदते हैं तो एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट। तो 200 यूनिट्स अपने A की खरीदी एट द रेट ऑफ ₹10। तो 200 में 10 का गुणा किया तो हमारा हो जाता है 2000 की वस्तु हो गई। इसी तरह से 300 यूनिट खरीदी B की, तो हमको लिखना पड़ेगा उसमें राम का तो मेन हेडिंग एक बार लिखेंगे, फिर 1 2 3 ऐसे करते जाएंगे जितनी वस्तु खरीदते हैं। तो 300 यूनिट्स ऑफ B एट द रेट ऑफ ₹10 ही है अगर ये, तो 10 का गुणा कर देंगे उसमें तो 3000। तो आपका ये ग्रास जो वाला कॉलम है इसमें 2000 राशि बनी ए प्रोडक्ट खरीदने की और B को खरीद अपने 3000। तो 2 और 3 5000 रुपया आएगा। अब इसमें क्या करते हैं? डिस्काउंट घटा देते हैं। अगर व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट 10% है तो लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट करके 5000 में से 500 रुपए घटा दिए जाएंगे और 4500 रुपए आपके नेट अमाउंट वाले कॉलम में चले जाएंगे। हाँ, अब जो नेट अमाउंट वाले कॉलम में 4500 जाएंगे, ये 4500 की पोस्टिंग हमें नेट अमाउंट की पोस्टिंग करना पड़ेगी राम के खाते में। हमने परचेस बुक में राम का नाम लिखा है तो हम राम वाले खाते में लिखेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिन लोगों से भी हम माल खरीद रहे हैं वो माल हमें क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं ना। पर्सनल अकाउंट का नियम मैंने कल बताया था कि पाने वाले को हम डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट। तो जब हम माल उधार खरीदते हैं तो सामने वाला हमें माल दे रहा है उधार, तो देने वाला है उसको क्रेडिट करना है। तो हमें राम के खाते में जब हम पोस्टिंग करेंगे तो ये 4500 का जो माल राम से खरीदा है तो राम का अकाउंट बनेगा, उसकी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेजेस 4500। ऐसे फिर ये पर्टिकुलर कॉलम में हम जैसे 10 लोगों से खरीदे तो 10 लोगों का नाम आ जाएगा और 10 लोगों से जो भी नेट खरीदा वो नेट अमाउंट आ जाएगी। फिर 10 लोगों के खाते खुलेंगे किसमें? लेजर में, और हर व्यक्ति के खाते में क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस करके राशि लिखेंगे। अब 10 लोगों से हमने माल खरीदा है मान लो और उसका जोड़ होता है 60,000। तो हमने क्या करा? हर एक व्यक्ति से जितना जितना खरीदा उसके खाते में लेजर में बाय परचेजेस करके आपने 60,000 रुपया लिख दिया, अलग अलग क्रेडिट कर दिया। फिर हम जब इस परचेस बुक का जोड़ करेंगे तो टोटल जो 60,000 आएगा, तो टोटल के लिए परचेस अकाउंट खोला जाता है। जो टोटल की राशि, यानी पोस्टिंग दो प्रकार से होती है। एक होती है पोस्टिंग होती है इंडिविजुअल, व्यक्ति के नाम में। तो व्यक्ति के जिनसे खरीद रहे हैं वो लेनदार है हमारे, तो उनके खातों में क्रेडिटर से वो तो क्रेडिट कर दिया जाएगा बाय परचेजेस करके। फिर टोटल जो अमाउंट रहेगा इस परचेस बुक का, जैसे अगर 60,000 आ रहा है तो हमें एक खाता खोलना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा लेजर में परचेजेस अकाउंट। तो उस परचेजेस अकाउंट में अपन अलग अलग 10 का नाम नहीं लिखते। 10 का नाम लिखे तो फिर तो वो क्या होगा? पार्ट 1 वाला जर्नल हो गया। हमें लिखना पड़ेगा ये, इसके लिए पूरा 60,000 लिखेंगे टू सन्ड्रीज या टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एज पर परचेस बुक। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एज पर परचेस बुक 60,000। इस हिसाब से ये हो जाती है लेजर पोस्टिंग।
तो अब हमारा ये परचेस बुक वाला काम समाप्त होता है। हाँ, इसके बाद सेल्स बुक है आपका। सेल्स बुक में कॉलम सब वही के वही है, बस ध्यान ये इसमें रखना है कि यहाँ पे उधार बेचे गए माल का लिखा होगा और पूरा काम बिल्कुल परचेस बुक जैसा ही होगा। बस यहाँ पे जिन जिन लोगों से माल बेचते हैं, तो वो जो नेट अमाउंट वाली राशि उन लोगों के खातों में डेबिट में आ जाएगी टू सेल्स करके, और जो टोटल इस परचेज सेल्स बुक का होगा, वहां पे एक सेल्स अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसमें क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय सन्ड्री डेटर्स एज पर सेल्स बुक। तो कोई फर्क नहीं है, यहाँ उधार बिक्री वहां उधार खरीद। इसके बाद अगला आपका है परचेस रिटर्न बुक। कॉलम सब वही है, बस एक कॉलम में इसमें चेंज आ जाता है। जहां इनवाइस नंबर वाला कॉलम था उसके जगह यहां आता है डेबिट नोट नंबर। इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जब आप माल खरीदते हैं और माल ठीक क्वालिटी का नहीं आता है तो आप उस माल को वापस कर देते हैं। जब माल आपने किसी से खरीदा था तो उस व्यक्ति के खाते में आपने, अभी अपन ने समझा परचेस करने पे राम से जैसे परचेस किया तो राम के खाते में आपने बाय परचेस लिखा, उसको क्रेडिट किया, उसके क्रेडिट में लिख दिया। परंतु जब माल वापस करते तो उसे अब डेबिट भी करना पड़ेगा। तो हम एक चिट्ठी तैयार, डेबिट नोट को कहते हैं नामे की चिट्ठी। आप डेबिट नोट बनाएंगे कि आपके द्वारा जो माल हमने खरीदा था आपसे, उसमें कुछ खराब पाया गया और इसे हम आपके पास लौटा रहे हैं और इसके लिए हम आपको डेबिट कर रहे हैं। ये डेबिट नोट दो प्रतियों में बनाया जाता है। एक प्रति अपने पास हम रख लेते हैं और जो माल वापस किया जा रहा है उस माल के साथ में ओरिजिनल प्रति को हम भेज देते हैं। ओरिजिनल प्रति वो व्यक्ति प्राप्त करेगा और फिर वो उसको प्राप्त करने के बाद वो क्रेडिट नोट तैयार करता है। तो डेबिट नोट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? जो माल खरीदता है उसके द्वारा, और क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है जो माल बेचता है। इसमें भी लिखने का पूरा वही है कि जिस व्यक्ति को भी आप माल खरीद के वापस कर रहे हो तो वहां पे उसका नाम लिखेंगे, जो आइटम लौटा रहे हो वो ग्रास अमाउंट में आ जाएगी, ट्रेड डिस्काउंट हो तो घटाएंगे, और नेट अमाउंट। हाँ, अब नेट अमाउंट में अब माल लौटा रहे हो तो जिसको भी माल लौटा रहे हो वो पाने वाला है, तो उसके खाते में डेबिट में, राम को माल लौटाया तो उसके डेबिट में टू परचेस रिटर्न लिख दिया जाएगा और एक टोटल से परचेस रिटर्न का खाता खोला जाएगा जिसमें आप क्रेडिट साइड में इकट्ठा लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक। ऐसा ही फिर ये सेल्स रिटर्न बुक में वैसा होगा, ये क्रेडिट नोट वाली बात आएगी कि वो डेबिट नोट इसको मिलेगा बिक्री करने वाले को, तो इसके पास माल वापस आएगा, ये उसको पूरा चेक कर लेगा कि ठीक ठाक माल आया है या नहीं, और ये भी एक चिट्ठी तैयार करेगा क्रेडिट नोट कि मुझे माल प्राप्त हो चुका है, और एक कॉपी वो आपके पास पहुंचा देगा। सेल्स रिटर्न के लिए जब माल वापस आता है तो वो देने वाला है, तो हम उस व्यक्ति को जिससे भी माल आता है उसके खाते में बाय सेल्स रिटर्न लिखेंगे और टोटल से सेल्स रिटर्न अकाउंट में टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक लिखा जाएगा। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक। हाँ, बिल्स रिसीवेबल बुक में आपके ये कुछ कॉलम, इसको समझ लीजिए। सबसे पहला आपका है डेट वाला कॉलम। हाँ, फिर फ्रॉम होम रिसीव्ड कि ये किससे मिला आपको बिल। तो जब आप माल बेचते हैं तो आप बिल उस खरीदने वाले के पास पहुंचा देते हैं स्वीकृति के लिए, बिल आप ही लिखते हैं। तो जो माल खरीदता है उससे आपको ये मिलता है। जैसे आपने राम को माल बेचा तो राम से ही ये बिल स्वीकार होकर मिलेगा, तो आपको इसमें फ्रॉम होम रिसीव्ड में राम लिख देंगे। ड्रार में आप सेल्फ लिखेंगे, सेल्फ मतलब आप बिल को खुद लिखते हैं, बेचने वाला लिखता है तो सेल्फ। एक्सेप्टर, आपने जो बिल लिखा उसको स्वीकार खरीदने वाले ने किया तो यहाँ राम का ही नाम आएगा। इसके बाद टर्म में आएगा कि वो बिल कितने पीरियड का है, जैसे कुछ दिनों का हो तो दिन लिख दिए जाएं, है ना, अगर महीनों का हो तो महीने लिख दिए जाएं, और एक ड्यू डेट निकाली जाएगी। थोड़ा सा ड्यू डेट को समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपने 4 जनवरी को माल बेचा और 15 दिन की उधारी पे बेचा है, तो 15 दिन का बिल लिखा जाता है। तो 4 जनवरी में आप 15 जोड़ेंगे तो आपका 19 जनवरी हो जाएगा, और ग्रेस डेज के 3 दिन जोड़ दिए जाते हैं, तो 22 जनवरी आपकी ड्यू डेट आएगी। अगर माल आपने 1 महीने के लिए बेचा है, 1 महीने का बिल लिखा गया है और 4 जनवरी को माल बेचा गया है, तो 4 जनवरी में 1 महीना जोड़ेंगे तो 4 फरवरी, 3 दिन अनुग्रह के जोड़े जाते हैं ग्रेस डेज, तो 3 दिन और जोड़ के 7 फरवरी आपकी ड्यू डेट आएगी। इस प्रकार से ये आता है। अमाउंट कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। रिमार्क में खास बात ये रहती है कि जो भी बिल अगर सामान्य रूप में ड्यू डेट पे पेमेंट होता तो इसमें कुछ नहीं लिखते, परंतु यदि बिल डिसऑनर हो जाता है तो डिसऑनर के बारे में इसमें जानकारी लिखती है। बिल अगर आप इंडोर्स करते हैं किसी को बेचान तो वो जानकारी रिमार्क में देना पड़ती है। बिल यदि डिसऑनर होता वो बताएं, और बिल अगर डिस्काउंटिंग करते हैं तो वो इसमें बताया जाएगा। ये बिल से रिसीवेबल बुक होती है। इसके बाद बिल्स पेएबल बुक।
जिसमें कॉलम लगभग वही है, बस एक्सेप्टर की जगह पेयर पेई वाला कॉलम है। पेई का मतलब प्रापक, ड्यू डेट पर ये बिल का पैसा किसे मिलेगा। तो जैसे अब हम जब माल खरीद रहे हैं, जैसे हमने मोहन से माल खरीदा, मोहन से माल खरीदा है तो मोहन को आप बिल देंगे, तो टू हुम गिवन, जिसको दिया जाएगा तो मोहन को आप बिल देंगे तो मोहन का नाम ही आ जाएगा, है ना। ड्रार मतलब लिखने वाला, तो लिखने वाला मोहन ही होगा, और पाने वाला भी मोहन ही होगा, है ना। और बाकी भी टर्म वगैरह ड्यू डेट वैसी ही निकाली जाएगी। तो इस हिसाब से ये पुस्तकें होती है। और आखिरी में आपका जो जर्नल प्रॉपर है उसमें जर्नल प्रविष्टियां की जाएगी, जो जो भी लेन देन है ना इस 7 बुक में नहीं आते उनकी। तो इस हिसाब से आपका ये सब्सिडियरी बुक्स के बारे में मैंने बताया आपको। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके हैं तो वे प्रश्न आप मुझसे कर सकते हैं। हाँ, किसी का कोई प्रश्न जर्नल से संबंधित? हेलो हाँ, कोई प्रश्न किसी का? हेलो हेलो हमीदिया कॉलेज भोपाल। हाँ हाँ, बोलिए बेटा। सर मुझे कॉन्ट्रा एंट्री एक बार और समझा दीजिए। हाँ हाँ, समझ लीजिए। हाँ, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब रहता है कि दोनों ही पक्षों में एंट्री की जा रही है ना। तो अपने जैसे कॉन्ट्रा एंट्री के लिए जैसे हम 3 कॉलम केस बुक है, डेबिट साइड हमारी रहती है पैसा आने वाली, और क्रेडिट साइड रहती है पैसा जाने वाली। अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप एक बात देखिए, कैश और बैंक कॉलम प्रभावित हो रहे हैं आपके। बैंक में पैसा जमा करने पर पैसा बढ़ेगा कहाँ? बैंक में। तो बढ़ना हम डेबिट में लिखते हैं, बढ़ना कहाँ लिखा जाता है? डेबिट में, और घटना लिखा जाता है क्रेडिट में। तो हमें बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो बैंक कॉलम में हम डेबिट में पैसा लिखेंगे, परंतु नाम क्या रहेगा? टू कैश। और एलएफ वाले कॉलम में सी शब्द यूज करेंगे, कॉन्ट्रा। हाँ, अब आपका बैंक में पैसा बढ़ा और आपके तिजोरी से पैसा कम हुआ, कैश कम हुआ, तो कमी कहाँ लिखी जाती है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में पैसा लिखेंगे, परंतु नाम क्या रहेगा? बाय बैंक। और एलएफ वाले कॉलम में सी शब्द बना देंगे कॉन्ट्रा के लिए। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न? हेलो सर। हाँ, बोलिए। सर सीसी लिमिट क्या होता है? आवाज नहीं आ रही है, साहब बोलिए। हाँ सर हाँ, सीसी लिमिट क्या होता है? सीसी लिमिट। सीसी लिमिट। हाँ हाँ, ये सीसी लिमिट जैसे है ना, ये अपने इससे संबंधित नहीं, फिर भी आपने पूछा है। कैश क्रेडिट, सीसी जो बोल रहे हो ना आप, कैश क्रेडिट, नगद साख। कैश क्रेडिट जो होता है, नगद साख को कहा जाता है। जब बैंक से आप ऋण लेना चाहते हैं तो बैंक के ऋण देने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक ओवरड्राफ्ट का तरीका है और एक सीसी लिमिट तय होती है, कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट अकाउंट आपका अलग से खोल दिया जाता है, जिसमें से आप आपका ऋण की राशि जमा कर देते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार उसमें से अपना राशि निकाल सकते हैं। ये सीसी लिमिट कहलाती है ना, लोन की। ठीक है सर। 3 अनुग्रह क्या होते हैं जिससे बिल्स रिसीव्ड बुक में अपन करते हैं? क्या? 3 दिन अनुग्रह। हाँ, अनुग्रह के दिवस। हम जब ड्यू डेट निकालते हैं तो सामान्यतः क्या रहता है, व्यापार में एक परंपरा बन गई है कि अगर हम किसी को 1 महीने की उधारी पे माल दे रहे हैं बिल के माध्यम से, तो हम 1 महीने में उसको 3 दिन है ना उस भुगतान की व्यवस्था करने के लिए देते हैं। रियायती दिवस, ग्रेस डेज, 3 दिन। तो 3 दिन जोड़ दिए जाते हैं और फिर उसके बाद में उसकी ड्यू डेट तय किया जाता है। ये रियायती दिवस का मतलब रहता है कि वो भुगतान करने के लिए व्यवस्था कर ले, ऐसी परंपरा है व्यापारिक क्षेत्र में। 3 दिन अनुग्रह के जोड़े जाते हैं, उसके बाद ही ड्यू डेट या देय तिथि तय होती है। और किसी का प्रश्न है ना? नमस्कार, आप सब लोगों ने बड़ा ध्यान से सुना, धन्यवाद आप लोगों को।